नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे शैलजा के दिए नोटिस पर बवाल को लेकर, जिस पर अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जानते हैं क्या है पूरा मामला, फिर चर्चा भी करेंगे। के बीच में सियासी वार और पलटवार अब कानूनी नोटिस तक जा पहुंचा है। दरअसल कुमारी शैलजा ने हरियाणा के सिरसा में प्रचार कर रहे छत्तीसगढ़ के 2 पूर्व विधायक सहित 11 भाजपा नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में शैलजा के समर्थक ने भाजपा नेताओं पर झूठे आरोप लगाते हुए 2 दिन में आरोप साबित नहीं कर पाने पर माफी मांगने की बात कही है। इस पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि भाजपा के नेताओं ने जो भी कहा है वह सब सही कहा है। जिनके संरक्षण में यह इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है उन्हें ही कहा जाएगा। सुनिए विजय शर्मा डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ ने क्या कुछ कहा। ठीक ही कहा जो भाजपा में शामिल हुए उन लोगों ने, और जो सच था वो कहा। जिसके प्रभार में जो कुछ हुआ उसी को बताया। शराब के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है। ईडी का उसमें प्रेस नोट है, ईडी का उसमें स्टेटमेंट है, ईडी के जांच है, उसमें सब कुछ है। महादेव ऐप के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है। उस समय के कोल घोटाले से कोई नकार नहीं सकता, उसी समय का मामला है सब। तो कहा कि इनके संरक्षण में होता है तो क्या गलत कह दिया? बिल्कुल ठीक कहा है। और ये 11 लोग जो हैं उनको ध्यान आ गया है भाई कि अभी ऐसे सरकारें नहीं चला करती हैं, सरकार को मेहनत करके काम करना चाहिए, इसलिए कहा इन्होंने। प्रवक्ता धनंजय ठाकुर का कहना है कि बीजेपी ने शैलजा का अपमान किया है। सुनिए। छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं ने सिरसा में जाकर कांग्रेस के पूर्व प्रभारी कुमारी शैलजा जी, जो लोकसभा के भी प्रत्याशी हैं, उसके खिलाफ मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं और कुमारी शैलजा जी का चरित्र हनन करने का प्रयास किए हैं। कुमारी शैलजा जी ने इन सभी नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है और 2 दिन के भीतर जवाब मांगा है। और निश्चित तौर पर अगर कोई भी नेता किसी का चरित्र हनन करेगा, दुष्प्रचार करेगा, मनगढ़ंत आरोप लगाएगा तो मानहानि का तो बनता है। और भाजपा नेताओं को 2 दिन के भीतर जो आरोप लगाए हैं उनके तथ्य उनको प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो निश्चित तौर पर उन पर जो कानूनी कार्यवाही है कुमारी शैलजा जी करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आशीष यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, गोपाल समंथो, प्रवक्ता बीजेपी, नागेंद्र वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आशीष यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, नोटिस भेजा है कुमारी शैलजा ने बीजेपी नेताओं को। अगर ये क्षमा नहीं मांगते हैं तो आगे की कार्रवाई आप क्या करेंगे? चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तो हम बीजेपी प्रवक्ता गोपाल समंथो जी के पास जाना चाहेंगे। सर, आवाज आ रही है? जी, आवाज आने लगी। जी, मुझे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कि हरियाणा में अपने आप को कमजोर पा रही है और उन्हें डर है कि कहीं हरियाणा में बात साफ ना हो जाए वो, और जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व नेता जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, रिजेक्टेड जो पर्सनालिटीज हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, उन्हें द्वेषपूर्ण एक रणनीति के तहत वहां भेजना और कुमारी शैलजा जी के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, उनके ऊपर पर्सनली उन चीजों का आरोप लगाना जो आरोप निराधार है, जिनके पीछे कोई तथ्य नहीं मौजूद है। आप देखिए कि इनमें से कई नेता वो भी नेता है जिनके ऊपर ईडी ने भी कार्रवाई करी हुई है, ईडी के चार्जशीट में उनका भी नाम है। वही नेता अब कुमारी शैलजा जी के ऊपर शराब घोटाले और बाकी घोटालों के संरक्षण का आरोप लगा रहे हैं। ये काफी हास्यास्पद है और ये बात कहीं भी हजम नहीं होती कि ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेसी जो भारतीय जनता पार्टी के अब भाजपाई हो चुके हैं, उनकी जरूरत आन पड़ी प्रचार के लिए। चलिए, गोपाल समंथो जी, बीजेपी के नेताओं को नोटिस भेजा है कुमारी शैलजा ने आधारहीन आरोप लगाने के एवज में कि आप लोगों ने आधारहीन आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे?
आपके दर्शकों को नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को नोटिस भेजा है, इससे पहले आपको एक लाइन जोड़ना चाहिए, अपने पूर्व साथियों को उन्होंने नोटिस भेजा है। शिशुपाल सूरी जी है, एक्स एमएलए है, प्रमोद शर्मा जी है, एक्स एमएलए है, बानी राव जी है, एक्स मेयर है, अनिता रावटे जी है, एक्स प्रेसिडेंट है महिला कांग्रेस की। आप सोच के देखिए इनकी गंभीरता को, आप आंक के देखिए कि कांग्रेस में इनकी गंभीरता क्या रही होगी। ये तो कांग्रेस के अंदर किचन कैबिनेट के सदस्य रहे होंगे, और आज अगर ये बोल रहे हैं कि करप्शन में कुमारी शैलजा प्रतिभागी रही है, तो जरूर रही होगी। तो कोई तथ्य और कुछ प्रमाण भी तो उनको रखने चाहिए, या सिर्फ अलग हो जाने से और किचन कैबिनेट में होने से ऐसा तो नहीं है कि आरोप लगा दें कि दूसरी पार्टी बदल दी है तो फिर आरोप लगा दें। कुछ तथ्य तो होने चाहिए ना आरोप के। तथ्य तो देंगे। अभी शैलजा जी ने बोला है उनको 24 घंटा दिया है, 48 घंटा दिया है तथ्य प्रदाय करने के लिए, ये तथ्य तो मिलेंगे। और आप खुद सोच के देखिए, जो पार्टी की प्रभारी रही और पार्टी के प्रभारी रहते हुए शराब घोटाला हुआ, पार्टी के प्रभारी रहते हुए कोयला घोटाला हुआ, पार्टी के प्रभारी रहते हुए महादेव ऐप होता है, और उसमें 5-5, 6-6 शासकीय अधिकारी जेल में रहते हैं, 4-4, 5-5 कांग्रेस के नेता जेल में हैं, 2 लोग 3 लोग फरार हैं, और उस कंडीशन में आप उनसे क्या तथ्य मांगेंगे? आज मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो पूर्व कोषाध्यक्ष है वो भी मिल नहीं रहे हैं, बहुत दिनों से शहर में दिख भी नहीं रहे, शायद अघोषित रूप से वो भी बाहर है या फरार है, ऐसा बोला जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप बताइए कि क्या आरोप तय करेंगे? ये तो बेशर्मी की हद है कि आपने सब कुछ देखते हुए सब कुछ आपने सामने होने दिया, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मेरी इसमें सहभागिता नहीं थी या मेरी उसमें प्रतिभागिता नहीं थी। आप अगर कांग्रेस की प्रभारी थी, आपने इसको सुधारा क्यों नहीं? आपके सामने घोटाले होते रहे, आप शांत क्यों रहे? आपको प्रभारी इसलिए तो नहीं बना के भेजा गया था कि आप नहीं, तो जब ये लोग जिनके नाम आप लिए हैं पूर्व साथी, ये इन लोगों को भी तो आवाज उठानी चाहिए। पार्टी बदलने के बाद ही आवाज क्यों उठाए हैं? पार्टी में इनको जगह ही नहीं थी आवाज उठाने की। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो एक घर से चलती है, जहां डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने एक एटीएम कार्ड छत्तीसगढ़ को समझ रखा था, और कुमारी शैलजा को उसके गार्ड के रूप में यहाँ भेजा गया था कि एटीएम कार्ड में जितनी पैसा उगाही हो रही है उतनी बराबर रूप से दिल्ली पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। कुमारी शैलजा का काम इतना ही था, इससे ऊपर कुछ भी नहीं था। और उनके सामने अगर ये घोटाले हुए तो वो खामोश क्यों हुई? अगर आज चुनाव में कांग्रेस को 75 से 35 तक के आना पड़ा, तो इसमें प्रभारी की भी गलती है। इसमें उन्होंने जो प्रश्रय दिए यहाँ पे घोटालों को, उसकी भी गलती है। और प्रश्रय देना भी कानूनन अपराध होता है। सिर्फ अपराध के अंदर हिस्सेदारी करना अपराध नहीं, पर अपराध को प्रश्रय देना भी कानूनन रूप से अपराध होता है। ठीक है। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र वर्मा जी, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? राजनीति में ये स्वाभाविक चीज है। जिन्होंने दल बदल के अपनी जगह बनाई, उनकी विश्वसनीयता पे आज सवाल उठ रहे हैं। उनके सारे बयानों को आज इस तरीके से लिया जा रहा है, और आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि उनकी विश्वसनीयता पे ही सवाल उठ गया है। वो जो कह रहे हैं उस पे आज वाद विवाद की स्थिति बन गई, क्योंकि विश्वसनीय नहीं रह गए। यहाँ तक कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो है, उन्होंने तो उनको एक तरीके से बीजेपी में डिस्पोजेबल आइटम जैसी भी संज्ञा दे डाली है कि वो किसी काम के नहीं है, यूज एंड थ्रो है। तो ये चीजें जो है राजनीति के एक नैतिक गिरते चरित्र को भी दिखा रहा है कि एक व्यक्ति जो किसी जगह पे है वो दूसरी जगह पे जाता है तो उसकी विश्वसनीयता कितनी खतरे में पड़ जाती है, उसकी बातों को किस तरीके से कमतर आंका जाता है और मायने बदलते चले जाते हैं। एक जगह पे रह के वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, दूसरी जगह पे जाके वो हाशिए पे चला जाता है। उसकी बातें एक जगह बहुत सही लगती है और दूसरी जगह वो घातक हो जाती हैं। तो ये जो परिस्थितियां बदल रही हैं लगातार, ये राजनीति में मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा जो नीचे
हरास होता चला जा रहा है, ये इसको दिखाता है। और इन सब चीजों को जोड़ के आज वोटों पे हम इन सब चीजों को आंकड़ों पे लेने चले जा रहे हैं कि किसी व्यक्ति के बयान से क्या हो सकता है, किस तरीके से जिस जगह पे वो है वो बोल रहा है तब वो किस तरीके के उसके मायने हो सकते हैं। आज उनके ऊपर मानहानि की बातें आ रही है, एक पक्ष उनको बचाव की मुद्रा पे है तो दूसरा पक्ष जो है वो उसको बिल्कुल बुरी तरीके से खारिज कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आम जनता जो है अब ढंग से इन सारी तथ्यों को आकलन भी करती है, समझती भी है, और व्यक्ति तो वही है, उसी क्षेत्र से आते हैं, किसी जमाने में वो वहां से चुन के आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी अपनी एक मुझे लगता है कि एक पकड़ भी होती है अपने क्षेत्र में। और जब वो यहाँ से जब उनको भेजा जाता है कि भाई आप वहां पे जाके प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करिए या उनके खिलाफ अपनी बात कहिए ताकि उनके खिलाफ एक नकारात्मक वातावरण बन जाए, तो ये एक राजनीति में मुझे लगता है कि इमोशनली ब्लैकमेलिंग जैसी परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं। लेकिन इमोशनली ब्लैकमेलिंग जैसी परिस्थितियां जो बन रही हैं उससे तो अब जो नोटिस गया है ये तो उनके लिए भारी पड़ सकता है अगर इसके पीछे कोई तथ्य कोई सबूत ना हो तो। स्वाभाविक रूप से, और राजनीति में तो मुझे लग रहा है कि लोग इतने खतरों के खिलाड़ी हो गए हैं कि वोटों की राजनीति में किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इन सब बयानों के मायने क्या रहते हैं ये दिखाता है। हालांकि इसमें देखिए कि कितनी दिक्कतें हैं, एक तरीके से पूरी राजनीति खत्म हो सकती है किसी व्यक्ति के अपने बयानों के आधार पे। बिल्कुल, एक तो विश्वसनीयता भी जाती है, दूसरा उसके बयानों के आधार पे उसका खुद का भी राजनीतिक कैरियर जो है वो दांव पे लग जाता है, और कानूनी रूप से तो सजा का वो भागी होगा ही होगा। तो ये जो अतिरेक है, ये जो परिस्थितियां जो बन रही हैं, मर्यादाओं को जो लांघा जा रहा है, कुछ पाने की हद में बहुत कुछ बोल जाने की जो बेबाकी है। और भाई जब आपने बातें करनी थी तो अगर आप सही थे तो आपको शुरू से इन सब चीजों पे अटल रहना चाहिए, लेकिन आप परिस्थितियों में बदलते दौर के साथ, समय के साथ या अलग अलग मंचों पे आपके बयान अगर अलग अलग आते हैं तो जनता के बीच भी आपकी विश्वसनीयता एक तरीके से खत्म होती चली जाती है। जी, आशीष यादव जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अगर तथ्य, अगर सबूत जो भी उन्होंने कुछ कहा है पेश कर देते हैं, ऐसे में कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? देखिए, निश्चित रूप से अगर इनके पास तथ्य या सबूत होते तो ये इस तरीके से बयानबाजी नहीं करते, ये तथ्य सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, और सत्य अगर इनके पास होता तो सत्य को उजागर करते। ये एक मनगढ़ंत कहानी जो प्रत्याशी को हराने के लिए, प्रत्याशी के दुष्प्रचार के लिए, दुर्भावना से, द्वेष की राजनीति से जो किया जा सकता था उसका प्रायोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया। तभी छत्तीसगढ़ के ये दर्जन भर नेताओं को हरियाणा भेजने की जरूरत पड़ी, और हरियाणा में भी वहां जहां शैलजा जी चुनाव लड़ रही हैं उसी क्षेत्र में भेजने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहां हार निश्चित है। उस हार को बचाने के लिए जैसे तैसे उनकी पर्सनल छवि को, व्यक्तिगत छवि को कैसे धूमिल किया जाए, और जब तक सत्य बाहर आए तब तक चुनाव में उनका फायदा हो जाए, वोट के दिन तक, वोटिंग के दिन तक ये फायदा उठा ले, इस बात की एक ये रणनीति और षड्यंत्र था। अगर ऐसा कुछ होता कि सत्य होता, इनके पास तथ्य होते, सबूत होते, कोई ऐसी बात होती, वीडियो रिकॉर्डिंग होती, कुछ होता, तो ये पहले उसको प्रेस के सामने रिलीज करते और फिर ये आरोप लगाते। निश्चित रूप से बिना तथ्यों के जो आरोप लगाया जा रहा है, नहीं, जो वीडियो मिलते हैं तथ्यों के साथ, नहीं, जो तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए जाते हैं उस पे भी तो इस वीडियो के साथ छेड़खानी की गई है, इसके साथ ये किया गया है, तभी तो बातें सामने आती हैं। तो मान लीजिए कि अगर जो वीडियो इसके बाद पेश कर देते हैं, मान लीजिए अगर जो वीडियो कोई पेश कर देते हैं, कोई तथ्य पेश कर देते हैं, ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी?
निश्चित रूप से जो तथ्य पेश किए जाएंगे वो न्यायिक रूप से जांच का विषय होगा और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। शैलजा जी के ऊपर भी कांग्रेस का आला कमान जो है कार्रवाई कर सकता है अगर ऐसी कोई बात हो, लेकिन मुझे जो पता है कि इस मनगढ़ंत कहानी में कहीं भी सत्यता नहीं है। मैं उन लोगों को जानता हूं जो 11 लोग यहाँ से गए हुए हैं, दुर्ग से तुलसी साहू जी भी गई हुई हैं और बाकी लोग भी गए हुए जिनका खुद का नाम कोल घोटाले और शराब घोटाले में सम्मिलित है। वो न जाने कैसे मतलब है ना, कांग्रेस से ही गए हैं ना, कांग्रेस से ही गए हैं ना, पर अब तो भारतीय जनता पार्टी के है ना, भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता है भारतीय जो जनता पार्टी साबित हो चुके हैं। लेकिन घोटाले का नाम आया था तो कहाँ थे, ये भी बता दीजिए। जब घोटाले में नाम आया था तो कहाँ थे, बीजेपी में थे कि कांग्रेस में थे? बिल्कुल कांग्रेस में थे। और ईडी जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के ऊपर चार्जेस लगाए हैं और देश भर में पूरे देश पे भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम है ईडी, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के लोगों पे कार्रवाई की है। एक ऐसा नेता बता दें जो भारतीय जनता पार्टी हम में मान है लेते हैं और कांग्रेस के नेताओं पे ही कार्रवाई की है, और जो लोग कांग्रेस से भाग करके बीजेपी के शरण में गए हुए हैं, डर के गए हुए हैं ना, ईडी से डर के गए हुए हैं, सीबीआई हाँ वही बात कोल घोटाले का आरोप लगा, नहीं कोल घोटाले का आरोप लगा, जरा सुन लीजिए, कोल घोटाले का आरोप लगा, ठीक है, ईडी ने छापेमारी की, उन पे शिकंजा कसा। अगर सही होते तो तन के कांग्रेस के साथ खड़े रहते, गलत हैं नहीं गलत हैं तो चले गए बीजेपी में। लेकिन बातें नहीं है, लेकिन वो बातें हैं ना सर, वो बातें हैं, देख लीजिए, सुन लीजिए, ये बातें हैं कि अगर गलत रहते हुए कांग्रेस में रहते तो जेल जाते। आप यही कहना चाहते हैं, आप यही कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वो नेता है जो अवसरवादी है, जिन्हें टिकट नहीं मिली कांग्रेस पार्टी में, जिनको लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है डटकर खड़ी नहीं हो पाएगी ईडी के खिलाफ, या भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसके खिलाफ। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, जितने लोगों पर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, उन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में सम्मिलित कर रही है। आप बीजेपी के खिलाफ खुद बोल रहे हैं टीवी पर, बीजेपी तो ईडी आपके पास भी भेज देगी, तो डर के आप भी चले जाएंगे बीजेपी में। मैं आखिरी दम तक जो है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। क्यों खड़े रहेंगे? क्योंकि घोटाले का आरोप नहीं है ना आप पर। घोटाले का आरोप होता तो चले जाते आप, यही बात है। घोटाले का आरोप जो है जितने लोगों को फंसाया जा सकता था, मेरी राजनीतिक अभी वक्त उतनी नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी को मुझसे डर और मुझे फंसाने की कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी। नहीं टीवी पे बोल रहे हैं आप, बीजेपी के खिलाफ टीवी पे बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे तो जनमत बन जाएगा बीजेपी के खिलाफ। तो ईडी तो होकर बोलूंगा। क्यों सामंतो जी भेजेंगे कि नहीं ईडी इनके पास? भेजिए, मैं तैयार हूं, मैं वेलकम करूंगा। चाहूंगा देवेंद्र जी, दो चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा जी। पहली बात, अमित शाह जी की अरेस्टिंग, अगर आपको याद हो, सीबीआई ने कैसी अरेस्टिंग की थी? 36 घंटे में 4 शहर घुमाया गया था अमित शाह जी को पकड़ के। अमित शाह जी को गिरफ्तार करने के बाद 4 शहर घुमाया गया था 36 घंटे में। क्या अमित शाह जी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं? नहीं करते हैं। उसके बाद वो और निखर के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, सरकार लाते हैं और आज देश के माननीय गृह मंत्री है। 10 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात जो है। आशीष जी, मैंने सुना ना आपको, मैंने सुना, 2 मिनट सुन लीजिए। आपको, आशीष जी को और इनके अध्यक्ष जी को मैं आपके माध्यम से ये चैलेंज करता हूं कि आप डॉक्टर विनय जायसवाल और रामशरण यादव पर केस क्यों नहीं करते हैं? डॉक्टर विनय जायसवाल ने विधानसभा चुनाव के समय कुमारी शैलजा और सारे बड़े नेताओं का वीडियो जारी किया था, वायरल वीडियो जारी किया था, तब आपने क्यों नहीं केस किया? रामशरण यादव जो महापौर हैं बिलासपुर के, इनका 1 घंटे का ऑडियो रिकॉर्ड वायरल हुआ था, जिसमें कुमारी शैलजा का नाम 6 से 8 बार था। उनके पीए ने कब पैसा लिया, किससे लिया, सारी जानकारी दी गई थी। आप क्यों नहीं केस कर रहे हैं? आप इसलिए डर रहे हैं क्या कि आपकी पार्टी की अंदर की गंदगी बाहर आ जाएंगी? आप करिए उन पे भी केस। उन्होंने तो वीडियो वायरल किया था, आप चुपचाप शांति से बैठ गए। ये जो 11 लोग हैं, ये कांग्रेस के अंदर व्याप्त जो भ्रष्टाचार है या
जो दादागिरी चल रही है कुछ लोगों की, उससे वो खिन्न हो। देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता कोई भी होता है तो वो राजनीति में कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश करता है, काम करने की जगह चाहता है, और जब समाज के बीच जाके राजनीति करने की जगह खत्म हो जाती है तो मजबूरीवश उनको पार्टी बदलना पड़ता है। कांग्रेस में अब सामाजिक कार्य करने के लिए राजनीति नहीं किया जाता है, अब कांग्रेस में केवल घोटाले करने के लिए राजनीति की जाती है। जब ये 11 लोग जो आज हमारे परिवार में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए, अब उनको लगा कि वो गलत रास्ते पर है और यहाँ समाज का भला नहीं हो सकता, तब वो भारतीय जनता पार्टी में आए और शामिल हुए। तो गलत रास्ते पे थे, गलती कुछ किए थे। चलिए ठीक है, हम आएंगे, ये हमारे चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन हाँ इससे संबंधित था तो इस पे इतना समय दिया गया, ठीक है। लेकिन सवाल यहां पर यह है सामंतो जी कि हमारे कांग्रेस के साथी ने अभी कहा है कि अगर जो प्रूफ होता तो वे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, फिर आरोप लगाते। ये भी एक तरीका था। उसके बाद मंच पे जाके बोलते। मंच पे सिर्फ बोल देना, आरोप लगा देना, ये अच्छी बात थोड़ी है। अगर प्रूफ है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लीजिए। देवेंद्र जी, कुमारी शैलजा के बारे में सारी घटनाएं डॉक्टर विनय जायसवाल ने विधानसभा चुनाव के समय ही वायरल किया था। उसमें 2 वीडियो भी थे जो सर्किट हाउस के वीडियो थे। दूसरा, रामशरण यादव की बातचीत जो महापौर है बिलासपुर के, 1 घंटे का वायरल हुआ था, उसमें भी कुमारी शैलजा का नाम 4 बार था। तो ऐसे सबके पास सबूत होंगे। थोड़ा धैर्य रखने की बात है। दीपक बैज जी को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और कुमारी शैलजा को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जरूर उनके खिलाफ जो सबूत है सही प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा। सबूत प्रेस के सामने हर बार नहीं रखा जाता है। कई सबूत क्रूशियल होते हैं, कई सबूत सीक्रेट होते हैं, प्राइवेट होते हैं, तो उनको सही प्लेटफॉर्म में रखा जाएगा। अगर वो केस दर्ज कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, तो कोर्ट में जाएगा ना, कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट के सामने, जुडिशियरी के सामने सबूत रखे जाएंगे। किसी को इतनी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि मुझे सबूत दिखाइए कि मैंने कहां पैसे लिए। अगर पैसे लिए गए हैं तो सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाएगा, ताकि सिर्फ आरोप ना लगे, आपको सजा भी मिले और आपके ऊपर सजा भी तय हो। ये जरूर तय किया जाएगा। चलिए ठीक है। नागेंद्र वर्मा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। दोनों प्रवक्ताओं की बातचीत से आपको क्या लगा है कि वास्तव में ये कानूनी लड़ाई जाएगी और एक तरह से एक ऐसा नजीर पेश होने वाला है कि जो आरोप, अनर्गल आरोप नेता लगा देते थे मंच पर, उस पर अंकुश लगेगी? मुझे लगता है अगर इस तरीके की प्रवृत्तियों पर रोक नहीं लगाया जाए तो नेता तो बेलगाम होते चले जाएंगे। आमतौर पे चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप बहुत जोर का विषय होता है और मौके होते हैं इन चीजों के और हमेशा मुद्दे ढूंढे जाते हैं। तो ये इसी तरीके की एक परिपाटी बन गई है। लेकिन जब बात किसी के व्यक्तित्व पे, चरित्र पे, उसके कैरियर पे आ रही हो तो स्वाभाविक रूप से एक चिंता का विषय है। और इसमें अपने हितों के लिए किसी को इतना लांछन लगा दिया जाए तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं दिक्कत का बायस तो है ही। और अगर पब्लिक मंच पे ये सारी बातें कही जाती है और कहने वाला अगर कह रहा है तो मुझे लगता है कि उसके पास पुख्ता प्रमाण होंगे या वो बाकायदा उसने उन सब चीजों को महसूस किया होगा, उन परिस्थितियों से उसको 2-4 होना पड़ा होगा, तब जाके ये जो परेशान होने के बाद ही व्यक्ति इन सब चीजों को कहता है सारे प्लेटफॉर्म पे। जी, तो क्या लगता है वर्मा जी, तो क्या लगता है वर्मा जी कि शैलजा खुद घिरने वाली हैं अब चारों तरफ से? अभी तो जो परिस्थितियां बन रही हैं वो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि राजनीति उस दौर पे पहुंच रही है कि लगातार हर स्तर तक जाके चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें सारे मुझे लगता है कि जो संभव हो सकता है वो सारी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। अगर किसी पे कहना हो, उनकी कमजोरियों पे बात करनी हो तो उसको भी मुखरता से कहने की बात आ रही है। तो जिस
जगह पे जो है, जहाँ पे है, आम जनता तक के वो सारी चीजें स्पष्ट हो, ये वाली कवायद तो पूरी चल ही रही है। अब ये मायने अलग है कि अगर कोई नेता है और उसने अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रियता बना के रखी हुई है, तो अगर दूर से कोई आवाज आती है, उसका उस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, ये तौलने की बात होती है कि इसका असर कितना उनके व्यक्तित्व पे या उनकी लोकप्रियता पे पड़ता है या उनके वोटों के प्रतिशत पे पड़ता है। ये तो स्वाभाविक रूप से ये देखने वाली बात होगी। या जो जाके आरोप लगा रहे हैं वो कितनी पकड़ रखते हैं, उनकी बातों में कितना दम है, ये देखने वाली बात होगी। अब इस मामले को सिर्फ अब देखना होगा कि कितना आगे बढ़ता है और इसके परिणाम क्या होते हैं। तो फिलहाल अब समय नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि नोटिस आया शैलजा का अपने पूर्व साथी यानी कि बीजेपी नेताओं को, जिन्होंने आरोप लगाया है शैलजा पर। अब उनके साक्ष्य मांगे गए हैं या फिर माफी मांगने की बात की गई है उस नोटिस में, लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए शायद ये नेता तैयार हैं। अब देखना होगा कि ये लड़ाई और ये बातें कितनी आगे जाती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।